हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और कल की वीडियो देखकर आप लोगों ने अपना शेड्यूल फिक्स भी कर लिया होगा। तो आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने पीछे वाली जो वीडियो है उसके नोट्स बना लिए होंगे। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी थी, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन जो कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपने कितना रिवीजन किया है, मेरी बात मानी या फिर नहीं मानी। तो इन 5 में से आपके 5 में से पूरे 5 सही होने चाहिए, और जितने भी सही हो 5 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मेरे इतने सही थे, 5 में से 4, 3, 2, 1 जितना भी है। और अगर आपके 5 में से 5 सही नहीं हैं या फिर 4 ही सही हैं, 4 से कम वालों तो बहुत ध्यान दो अपने रिवीजन पे। 4 से कम किसी के नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करो कि 5 में से 5 पूरे। अगर 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब रिवीजन तुमने कम किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नई संसद भवन के लोकसभा के हॉल की थीम किस पर आधारित है। तो पूछा है लोकसभा के हॉल की थीम क्या कमल पे है, या मोर पे है, या बरगद पे है, या आम पर है। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मैंने कल बताया था कि अगर लोकसभा पूछे तो वो किस पे है, मोर पे है, लेकिन अगर राज्यसभा पूछता हो तो वो कमल पे थी, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद का स्वरूप किस मॉडल पर आधारित है। आप सभी जानते हैं ब्रिटेन का मॉडल है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से संसद के 3 द्वारों में से, यानी कि 3 द्वार बताए थे मैंने कल तुम्हें संसद के, उनमें से कौन सा एक नहीं है। 3 द्वार कौन कौन से थे वो बताना, जो नहीं है वो चुनना है। ज्ञान द्वार था, कर्म द्वार भी था, शक्ति भी था, लेकिन योग द्वार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत की पुरानी संसद का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया, 1927 में, 28 में, 30 में, या फिर 29 में। आप जानते हैं एडविन ल्यूटियंस 1927 में इन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, भारतीय संसद का पुरानी वाली जो थी, जिसका अभी नाम क्या हो गया, संविधान सदन। बताया था मैंने कल, नहीं बताया था, जो पुरानी संसद है, पुरानी संसद, उसका नाम बदल के कर दिया है संविधान सदन। क्या कर दिया है, संविधान सदन। ठीक है, क्यों नाम क्यों बदला है कल बताया था, क्योंकि एक ही नाम जैसे दो चीज़ें हो जाएंगी, फिर नहीं पता ही नहीं चलेगा कौन सी संसद की बात हो रही है, नई या पुरानी, तो इसलिए नाम बदल दिया। क्या वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो राज्यों द्वारा निर्वाचित है कितनी है। यानी कि वर्तमान में जो राज्यसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं, 235 हैं, 245 हैं, 250 हैं, या फिर 225 हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 245 तो टोटल हैं वर्तमान में, और 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में, 245 वर्तमान में टोटल है। इन 245 में से भी 233 केंद्र और राज्यों से हैं। उसके बाद 12 सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत होंगे। 233 में से भी केंद्र और राज्यों में से, केंद्र से हैं 225 और राज्य से हैं 8। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 225। अब जल्दी से कमेंट में स्कोर लिख दो, अपना नाम और स्कोर की, मेरे इतने सही है, और ईमानदारी से लिखना। ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूँ लेकिन भगवान देख रहा है सब कुछ, ईमानदारी से लिखना। ठीक है भाई, चलो आज का लेक्चर शुरू करें। वेरी गुड, आ जाओ। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमें याद हो जाए। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा टॉपिक है, हेडिंग डाल लेना लोकसभा। पहले समझ लो, मैं समझा दूं उसके बाद नोट करना। जैसे ये पॉइंट है, अब मैं समझा दूं इसको, फिर रोक के वीडियो, फिर उसके बाद नोट करते रहना। ऐसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, अपने कवर करनी है। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा देर की नहीं होगी, थोड़ी देर की होगी, 15-20 मिनट की। लोकसभा को ध्यान रखना, पहले तो इसको निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन। निम्न सदन और प्रथम सदन ये इसके नाम है। जैसे घर में उपनाम रख लेते नहीं बच्चों का, वैसे इसका भी नाम है लोकसभा का, एक निम्न सदन कह लो या प्रथम सदन कह लो। ठीक है, और लोकसभा हमारे कौन से आर्टिकल में है, ये लोकसभा हमारे हमारे आर्टिकल नंबर 81 में दे रखा है। 81 में लोकसभा के बारे में दे रखा है कि लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में, 81 में। तो ध्यान रखना 81 में क्या है, 81 में लोकसभा का गठन है। मैंने तो बताया, बताओ संसद का गठन कौन से में, संसद, याद भी करवा दूंगा तुम्हें। संसद, संसद, संसद का गठन बताओ मुझे,
राज्यसभा का गठन बताओ, लोकसभा का गठन बताओ। संसद का गठन है 79 में, राज्यसभा का गठन है 80 में, लोकसभा का गठन है 81 में। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? एक लड़की थी, लड़की का नाम ध्यान रखो, सरला। क्या नाम थी? सरला। क्या नाम था? सरला। सरला से क्या ध्यान रखोगे? सरला से पहले तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, सा से क्या हो गया? संसद। सा से हो गया संसद। तो संसद किस में? 79 में। रा से क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा 80 में आ जाओ फिर। ला से क्या है? लोकसभा। लोकसभा 81 में आ जाओ फिर। ठीक है, याद हुआ? 79, 80, 81। सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। उम्मीद है आप सबको ये याद हो गया होगा। कहाँ चला जाता है ये? मिटा दूं फिर? ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो लोकसभा किसमें? 81 में। अच्छा, शुरुआत में ना लोकसभा में 552 मेंबर थे। कितने थे? 552। लेकिन बाद में क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन, ये लिखा है 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में। इसके द्वारा हमने दो जो लोग थे, दो मेंबर थे, उनको हमने हटा दिया। वो दो कौन से थे? वो दो थे एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है? यानी कि ऐसे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन विदेशी थे, अंग्रेज थे। तो उनकी भी 2 सीटें हमने आरक्षित कर रखी थी लोकसभा में। तो उन सीटों को हमने हटा दिया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो शुरुआत में कितने थे? 552 थे, दो हमने हटा दिए। कब हटा दिए? 2019 में हमने ये हटा दिए। ये हाईलाइट कर दूं मैं, ये देखो 2019 में हमने इनको हटा दिया। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन 552 थे, दो हटा दिए, 550 रह गए टोटल। अब 550 से शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में जो केवल थे, शुरुआत में केवल 500 मेंबर थे। कितने थे? 500 मेंबर। शुरू में लोकसभा की संख्या कितनी थी? 500 थी। बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, इसके द्वारा लोकसभा की संख्या 525 हो गई। फिर 31वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, इसके द्वारा 545 हो गई। फिर बाद में गोवा और दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में, इसके द्वारा 550 हो गई। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, ओके, बात आ गई समझ में? ठीक। अच्छा, जो दो एंग्लो इंडियन थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो दो एंग्लो इंडियन थे, ये हटा दिया हमने। इनके इनको अपॉइंट करता, इनको नियुक्त कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, आर्टिकल 331 के अनुसार। तो आर्टिकल 331 के अनुसार उनको नियुक्त करने का अधिकार किसका था? राष्ट्रपति का था। इनको हमने खत्म कर दिया। तो बात ध्यान रहेगी भाई, शुरू में लोकसभा में मेंबर कितने थे? 500 थे। बाद में कितने हो गए? 525 हो गए। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हुआ। फिर कौन सा हुआ? 31वां संविधान संशोधन। अब कितने हो गए? अब हो गए 545 हो गए। ठीक है, अब कितने हो गए? 545। 545 से फिर हो गए 550। ये कब हुए? ये हुए सर 1987 में। 1987 में कौन सा अधिनियम आया था? गोवा और दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे चलें। ठीक है, 331 में क्या लिखा है? फटाफट बताओ। 331 में लिखा है कि जो एंग्लो इंडियन है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 331। ऐसे मुझे बताओ, आर्टिकल नंबर 330 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 330 में लिखा है कि जो SC और ST वाले लोग हैं, निचली जाति वाले लोग, इनके लिए सीटों का आरक्षण है। और सीटों का आरक्षण कहाँ है? लोकसभा में। यानी कि इनके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। कितनी आरक्षित हैं वो देख लो। जैसे SC के लिए हैं 84 सीटें आरक्षित, यानी फिक्स हैं। SC वालों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, इनकी सीट कोई नहीं ले सकता। ST वालों के लिए 47 सीटें हैं। बात आगे समझ में नहीं आई? अब ये SC और ST वालों की संख्या 84 और 47 रहेगी लोकसभा में। कब तक? ये 2030 तक रहेगी। और ये बात 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कही गई थी। तो 2030 तक तो इतनी रहने वाली है आरक्षण। उसके आगे क्या होता है वो 2030 के बाद पता चलेगा, तब पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखो 81 हो गया। 81 में क्या है? लोकसभा। 81 का 2 क्लॉज 2, 81 का क्लॉज 2 क्या है? लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। 81 का क्लॉज 2 कहता है कि जैसे लोकसभा में जितनी सीटें होंगी वो राज्यों में बटेंगी। अब राज्यों में बांटने के लिए कोई ना कोई तो आधार बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या काम किया कि यहाँ पे इन्होंने जनसंख्या को आधार बनाया। यानी कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी
उस राज्य में उतनी ही ज्यादा लोकसभा की सीटें हम दे देंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं 80। कितनी हैं? 80। यूपी में क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए तो हमारी लोकसभा में सीटें सबसे ज्यादा हैं। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? ठीक है। तो आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 में यही बात कही गई है कि हम जो सीटों का आवंटन करेंगे, सीटों को बांटेंगे, वो किसके आधार पे बांटेंगे? वो हम जनसंख्या के आधार पे बांटेंगे। बात आई समझ में? किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे बांटेंगे। अब ये जो जनसंख्या हम लेंगे, ये जनसंख्या पता है हम कब की लेंगे? ये जनसंख्या 2011 वाली नहीं लेंगे। ये हमने जब 1971 में जनसंख्या गिनी थी, 1971 में, वो वाली जनसंख्या लेंगे। 2011 में जो गिनी थी उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना किस ईयर वाली जनसंख्या को लिया जाएगा। ये लिया जाएगा आपका 1971 वाली को। बात आई समझ में? ये कह रहा और इस जनसंख्या की गणना 1971 की जो जनगणना को आधार मानकर की जाएगी। 2026 तक यह जनगणना 543 ही रहेगी। यानी कि यह जो संख्या है 543 ही रहेगी। और ये बात कही गई थी 84वां संविधान संशोधन 2001। ये क्या पॉइंट कह रहा है कि 2026 तक, जैसे 1971 हमने आधार ईयर माना है जनगणना के लिए, तो 1971 ये 2026 तक रखेंगे। यानी कि 2026 तक हमें 1971 ही मानना पड़ेगा। अगर उसके आगे बदलना चाहें हम, मान लो 2001 वाला रख लें, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसको मान लें आधार ईयर, तो 2001 वाला जो मानोगे तो वो 2026 के बाद मानोगे। ये कह रहा है ये पॉइंट। यानी कि 2026 तक तुम्हें वही पुरानी वाली जनसंख्या या जनगणना का आधार मानना पड़ेगा। ठीक है। ये कह रहा है कि 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो 2026 के बाद नया परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना को आधार बनाएगा। ये बात लिखी हुई है संविधान संशोधन में। ठीक है। 2026 के बाद 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तुम्हें पता है लोकसभा में अगर सदस्यों का निर्वाचन होता है तो उसमें तो प्रत्यक्ष होता है। भाई जो सांसद होते हैं इनको तुम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हो नहीं देते? तो वो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, जिसके थ्रू हमने 18 वर्ष कर दी गई। अब वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? 326 में। ठीक है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य में? यूपी में। कितनी है? 80। दिल्ली में कितनी है? 7 है। अदर यूटी जो 1 है उसमें, अदर यूटी में। और जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है तो यहाँ पे एक एक सीट है लोकसभा की। बात आई समझ में? ठीक है। तो पहला पेज हमने पढ़ लिया, अब ये दूसरा पेज है, बस 2 पेज ही पढ़ेंगे आज। ठीक है। 13 मिनट की हो गई वीडियो, 7 मिनट की और हो जाएगी। आगे देखो आर्टिकल 82, ध्यान से समझना आर्टिकल 82 क्या है। 82 अब देखो हमने जो आधार माना था वो 1971 वाली जनगणना मानी थी, नहीं मानी थी? तो आर्टिकल 82 में ये लिखा है कि हम ना सीटों का पुनः परिसीमन कर सकते हैं। यानी कि सीटों का पुनः परिसीमन करने का मतलब है कि 1971 से 2025 तक हर राज्य की जनसंख्या बढ़ गई होगी, तो बढ़ गई होगी उस हिसाब से उनकी सीट भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीट डिपेंड करती है जनसंख्या पे। जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ जाएंगी लोकसभा में। ठीक है। तो अगर उन सीटों को बढ़ाना है तो फिर से जनगणना जो है उसको हमें वो आधार ईयर चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमने आधार साल चेंज किया 1971 वाला, तो सीटें कुछ बढ़ जाएंगी कुछ घट जाएंगी। इसी को बोलते हैं सीटों का पुनः परिसीमन करना। यानी कि पुनः उनका निर्धारण करना, फिक्स करना सीटें कि अब तो वही जनसंख्या बढ़ गई, अब सीटें जो 80 हैं तो 80 से बढ़ा के इतनी कर दो क्योंकि अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है। तो ये होता है सीटों का पुनः परिसीमन करना। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। अच्छा अब देखो एक और बात देखो, ये जो सांसद होते हैं, सांसद प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा। एक सांसद होगा प्रत्येक 10 लाख लोगों पर। ठीक है। वर्तमान में सीटों की संख्या का समायोजन 1971 की जनगणना का आधार है। पहले मैंने ये बात बता दी तुम्हें। आर्टिकल 83 में है संसद के सदन की अवधि। अवधि का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनका कार्यकाल कितना हुआ,
कितने कितने साल के में साल के लिए इनका कार्यकाल होगा वो बात कही गई है आर्टिकल 83 में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की। वैसे तुम सभी जानते हो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ध्यान रखना, लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल। लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर बैठेंगे, सदस्य राज्यसभा में जो मेंबर बैठेंगे उनका कार्यकाल फिक्स है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। तो जनरली हम कह देते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल तो भैया 5 वर्ष है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। लेकिन अब आप अच्छे बच्चे हो गए हो, क्यों? क्योंकि आप कहना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। बाकी राज्यसभा तो अनिश्चित है, उसका निश्चित ही कार्यकाल नहीं है। बात आई समझ में? ठीक है। तो 83 में ये बात कही गई है कि दोनों सदनों का कार्यकाल कितना होगा। 83 के क्लॉज 2 में कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, क्लॉज 2 में। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में ना क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब देखो यहाँ भी 42वां संविधान संशोधन हो चाहिए। शुरुआत में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। फिर बाद में सरकार की अकल ठिकाने लगी तो तुरंत ही 1978, ये 1976 में किया, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, फिर से दोबारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। ऐसे ऐसे काम करती है सरकार। ठीक है, बात आई समझ में? तो 42 के थ्रू तो हमने कर दिया 6 साल लोकसभा का कार्यकाल, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके थ्रू कर दिया हमने 5 साल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। कह रहा है आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। आपातकाल समाप्ति के बाद समाप्ति के 6 वर्ष 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगी। देखो ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये कह रहा है मान लो तुम्हारे देश में आपातकाल लग गया। अब आपातकाल लगा, उस समय लोकसभा खत्म होने वाली थी, यानी 5वां साल उसका होने ही वाला था। 5 साल ही होता है लोकसभा का कार्यकाल, तो 5वां साल में ही चल रही थी। अब इधर आपातकाल लग गया, अब चुनाव हो नहीं सकते, तो इस कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप लोकसभा का कार्यकाल डायरेक्ट बढ़ा दो 5 वर्ष, नहीं, एक बार में केवल 1 ही वर्ष बढ़ेगा। समझ गए? जब वो 1 वर्ष पूरे हो जाए तो फिर से बढ़ा लो, तो ये प्रावधान है। तो एक बार में केवल 1 ही वर्ष बढ़ाने का प्रावधान। आर्टिकल 84, ठीक है। 81 में ध्यान है ना, 81 में लोकसभा का गठन, 82 में सीटों का पुनः परिसीमन, परिसीमन, और 83 में है कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, संसद के सदनों का कार्यकाल, लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल। ठीक है, साथ के साथ रिवाइज भी करवा रहा हूँ। 84, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? आर्टिकल नंबर 84 भाई 84 में दे रखा है कि जो भी संसद के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं क्या होंगी? कम से कम योग्यता तो बता दो कि हाँ ये योग्यता रखो। तो योग्यता में कुछ नहीं है, वो पहला भारत का नागरिक हो और कम से कम वो 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, कह रहा है संसद के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आरक्षित सीटों में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उसी वर्ग का होना आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति आरक्षित सीट में चुनाव नहीं लड़ सकता, परंतु आरक्षित सीट वाला व्यक्ति सामान्य से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यह जिले और असम के कुछ जिले जो जनजाति पर लागू नहीं होता है। सीधी सीधी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जैसे मान लो सीट आई SC और ST में, तो SC और ST वालों के लिए तुम जानते हो इसमें लोकसभा में आरक्षण है, बताया था नहीं मैंने, इनके लिए सीटों का आरक्षण है। तो ये अपनी सीट से तो लड़ ही सकते हैं चुनाव, लेकिन अगर ये चाहे तो दूसरे की सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये प्रावधान है। लेकिन इनके अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति है वो केवल अपनी सीट से चुनाव लड़ पाएगा, वो इनकी सीट से नहीं लड़ सकता जो इनकी फिक्स सीट है वहां पे लोकसभा राज्यसभा में। तो ये कहना चाह रहा है, ये बात आ गई समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट। हाँ, ये कह रहा है कि किसी अन्य, क्या लिख रहा है, किसी अन्य क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन नामावली में पंजीकृत होना आवश्यक है। वही बात है कि मैं यहाँ का हूँ और मैं चुनाव कहीं और से लड़ना चाहूँ तो निर्वाचन नामावली में मेरा क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, तभी तो लड़ पाऊंगा। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग यानी UR SC ST की जमानत राशि इतनी है। देखो अब मुझे चुनाव लड़ना, मान लो सांसद हूँ मैं और मैं आ रहा हूँ जनरल में, जनरल कैटेगरी में आ रहा हूँ, सामान्य वर्ग में आ रहा हूँ, तो मुझे 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे जमानत राशि। जैसे उधर
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें करनी पड़ती थी जमा। कितनी करनी पड़ती थी, कमेंट में बताओ। और अगर मैं SC या ST का हूँ, अगर मैं जनरल का हूँ तो 25,000 जमा करने पड़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो, लोकसभा का चुनाव, ठीक है। और अगर SC ST का हूँ तो मुझे 12,500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब ये तो बात हमने पढ़ ली कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं, योग्यताएं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 84 में। लेकिन सर ये तो बताओ, इनकी अयोग्यताएं भी तो होंगी। अब मान लो कोई संसद का सदस्य बन गया, सांसद, अब उसकी अयोग्यताएं हैं कुछ, यानी कि अगर वो कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि वो वहां से बाहर निकाला जा सके, निलंबित हो जाए, तो बिल्कुल है उनकी अयोग्यताएं। उन्हीं की अयोग्यता के बारे में प्रावधान है ये, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, उन्हीं की अयोग्यताओं के बारे में प्रावधान आर्टिकल 101 और 102 में वर्णित किया गया है। कह रहा है कोई लाभ के पद पे ना हो, यानी कि कोई जैसे ना अगर सरकारी नौकरी हो, वहाँ पे सरकारी नौकरी हो और संसद बन, वो सांसद बन जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो भी उसको जो है अयोग्य घोषित ठहराया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है आपका दोनों पेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और 21 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो है, आराम से धीरे धीरे करके देख लेना, नोट्स बना लेना। PDF टेलीग्राम पे अभी डाल रहा हूँ, जा करके वहाँ से जो भी पॉइंट छूट जाए उसको कवर कर लेना। यकीन मानना, साथ चलते रहना, जो मैं बताऊँ उसको करते रहना, क्वालिटी आपकी कवर हो जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, और अच्छे से कवर होगी। इसमें पूरी परीक्षा वाणी का निचोड़ है, परीक्षा वाणी जो किताब है उसका पूरा निचोड़ है इसमें, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी पढ़ाऊँ सब पढ़ते हुए चलना, नोट्स बना लेना, सुबह रिवाइज करना है, शाम को रिवाइज करना है, क्लास में आना है तब रिवाइज करना है, जाने के बाद सोने से पहले और उठने के बाद रिवाइज करना है ज़्यादातर। और कल कोशिश करना 5 में से 5 सही हों, जिनके भी एक आध दो प्रश्न गलत गए, इन्हीं दोनों पेजों से होंगे प्रश्न, ठीक है। और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लिया होगा, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता इसके बारे में। ओके, ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन मस्ट इंपोर्टेंट, रिवीजन नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए रिवीजन जरूर करना है, बेशक नई चीज़ ना पढ़ पाओ लेकिन पीछे का पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करना। ओके, थैंक यू।